दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जितने भी टीचर्स हैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इंडिया में बेहद शिक्षक जो हैं, टीचर्स जो हैं, बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। ठीक है। और साथ ही में उन छात्रों को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो वर्तमान में अपने अपने करियर के लिए चिंतित हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ इंडिया में बच्चा जब प्लस टू के बाद बाहर निकलता है तो वो अपने करियर को लेकर बेहद चिंतित रहता है। हायर एजुकेशन के लिए उसको किस कॉलेज में, किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, और वही चिंता जो है बच्चों के पेरेंट्स को भी है। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे हैं। ठीक है। तो यदि आपको अपने भविष्य और पेरेंट्स को अपने बच्चों के भविष्य की ओर को सुनिश्चित करना है तो ये वीडियो अंत तक देखें। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज इंट्रोडक्शन टू NRIF। ठीक है। दोस्तों, ये सर्वे होता है, ये एक रैंकिंग दी जाती है इस सर्वे के आधार पर। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा NIRF होता क्या है। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक रैंकिंग सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2015 में लॉन्च किया था। इसी जो कुछ पैरामीटर्स रखे हुए हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनको रैंकिंग दी जाती है, जिससे स्टूडेंट को ये डिसाइड करने में सहायता मिलती है कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट को उसको चूज करना चाहिए। ठीक है। यहां पे बेसिकली अगर हम देखें इंस्टीट्यूट्स की ओर, तो इंस्टीट्यूट में ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और हेल्दी कंपटीशन को बनाए रखने के लिए ये जो रैंकिंग सिस्टम है ये बेहद जरूरी है। क्योंकि कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट्स में जब कंपटीशन होगा तो वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि स्टूडेंट उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले। तो चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे कि NIRF रैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला, स्टूडेंट के लिए, जैसे मैंने बोला कि बच्चा जब प्लस टू के बाद बाहर निकलता है तो वो इस चीज के लिए कंफ्यूज है कि उसको किस इंस्टीट्यूट को चूज करना चाहिए, और वहीं पेरेंट्स भी इसी उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो NIRF रैंकिंग्स हैं ये उस स्टूडेंट को और उन पेरेंट्स को हेल्प करती हैं, क्योंकि रैंकिंग 1 जो भी बच्चा होगा वो नंबर 1 में जाना चाहेगा। ठीक है। तो जो भी इंस्टीट्यूट नंबर 1 होगा, बच्चा जो है वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए। क्लियर। तो बच्चों के लिए एक आसानी हो जाती है। इंस्टीट्यूशंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हमेशा जो बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट है, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए वहां पे एक हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड हो जाता है। डन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभाते हैं, जो रोल प्ले करते हैं, दे आर पॉलिसी मेकर्स। यहां पॉलिसी मेकर्स को वर्तमान अगर हम भारत का सिनेरियो देखें, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्लियर है। यहां पे यंगेस्ट कंट्री होने के बावजूद बेरोजगारी जो है वो बेहद ज्यादा है। ठीक है। तो हमें इस तरह के कोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे जहां पे स्टूडेंट के पास स्किल हो। वर्तमान में हो क्या रहा है, बच्चा बीटेक कर लेता है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, वो रट्टा मार के, वो क्रैमिंग करके वो अपने एग्जाम क्लियर कर लेता है, वो डिग्री हासिल कर लेता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहां पे उसकी सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि उसने सिर्फ किताबों को पढ़ा है,
जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बताया हुआ है। क्लियर? इसी कारण जितने भी युवा हैं वो सभी ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर अपने आप को करवाया होता है, तो अल्टीमेटली वो बेरोजगारों की लाइन में वो सिर्फ एक नंबर बन के रह जाते हैं। क्लियर? तो इस चीज को दूर करने की जरूरत है, इसीलिए ये NIRF रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम NIRF रैंकिंग्स की बात करें, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो हमेशा ध्यान देते हैं रिसर्च वर्क पे। क्लियर? और जो लो रैंकिंग होते हैं वो इतना ध्यान रिसर्च पे नहीं देते। हमने तो यहां तक देखा है कि स्टूडेंट को, जो साइंस स्टूडेंट है, उसको दूर से ही सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाए जाते हैं, उनका प्रयोग कैसे होगा, उसको कैसे यूज करना है, वो स्टूडेंट को हाथ भी नहीं लगाने देते। और यही एक रीजन है, स्टूडेंट जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो गेन कर लेता है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास नहीं होता। ठीक है? इसीलिए ये NIRF रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जो PPT बनाई है वो इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, हिंदी में कम कंफर्टेबल हैं। ठीक है? इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूं लेकिन PPT जो है वो इंग्लिश में है। डन? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उनकी रैंकिंग की कैसे जाती है। तो NIRF, छोड़ दो, NIRF पांच पैरामीटर्स पे इवेल्युएट करता है। पहला, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। टीचिंग एंड लर्निंग मींस स्टूडेंट कितने हैं और कितने स्टूडेंट्स पे एक टीचर है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे टीचर एक होगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक टीचर जो है वो ज्यादा स्टूडेंट्स को कवर कर पाएगा, पर्सनल इंटरेक्शन कर पाएगा। क्लियर? सेकंड डिपेंड्स ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूट, कि कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, क्या वो फाइनेंशियली साउंड है, क्या वो टीचर्स को उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या सैलरी दे पा रहा है। क्योंकि जो तो अंडररेटेड टीचर्स होंगे तो वो अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे भी नहीं। अगर टीचर्स की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनको सैलरी मिलेंगी तो टीचर भी जो है वो प्रॉपर एक रिसर्च के बाद पढ़ाएगा और पूरे मन से पढ़ाएगा। क्लियर? सेकेंड पैरामीटर, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, क्वालिटी। यही चीज इंडिया में अभी तक जितने भी कॉलेजेस हैं, हजारों कॉलेजेस हैं, लाखों कॉलेजेस हैं, लेकिन कहां मार खा रहे हैं? क्वालिटी में। क्लियर? दे आर प्रोवाइडिंग क्वांटिटी बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी। तो जितने भी NIRF में इवैल्यूएशन होगी वो ये देखा जाएगा कि क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी कितनी है, यानी कितने रिसर्च पेपर जो हैं वो पब्लिश हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स जो है वो अपने रिसर्च पेपर जो है पब्लिश कर पा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं या यूनिवर्सिटीज के नाम पर कितने पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं, और अल्टीमेटली फिर से रिसर्च फंडिंग कि रिसर्च के लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। क्योंकि यही पॉइंट जो है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, एक केमिकल अगर उससे वेस्ट हो जाता है तो उस पर फाइन डाल दिया जाता है, और स्टूडेंट अगली बार कोई भी ट्राई करने के लिए वो बचता है, झिझकता है। तो यहां पे फंडिंग एडुकेट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो है रिस्क ले सके। जो डिस्कवरीज होती हैं दे आर बेस्ड ऑन रिस्क, तो उनको खुली छूट दी जानी चाहिए। थर्ड पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम्स, कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करके उनको प्लेसमेंट मिल जाती है,
और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हायर स्टडीज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। क्लियर। थर्ड ऑफ कोर्स इज स्टूडेंट बॉडी, सॉरी फोर्थ पैरामीटर इज स्टूडेंट बॉडी। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जेंडर, कि जेंडर इक्वालिटी जो है क्या उस यूनिवर्सिटी में है या इंस्टीट्यूट में है। ठीक है। सेकंड, डिसेबल पर्सन जो है, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो डिसेबल्ड स्टूडेंट की है, तो क्या उनके लिए कोई अगर अपंग है, ठीक है, तो क्या उसके लिए पैराफिट बने हुए हैं। ठीक है। तो क्या उनके जो व्हील चेयर पे ऊपर जाना चाहता है, सेकंड फ्लोर पे जाना चाहता है, तो क्या ऐसी व्यवस्था है कि क्या वहां पे लिफ्ट अवेलेबल है, तो ये भी देखा जाएगा। एंड लास्ट पैरामीटर इज परसेप्शन। ठीक है, कि जितने भी एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनकी परसेप्शन क्या है। ठीक है, वो क्या सोचते हैं स्टूडेंट के भविष्य के बारे में, रिसर्च के बारे में, वो क्या सोचते हैं। क्लियर। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इन केस आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज मेंशन कीजिएगा उसको मैसेज बॉक्स में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले, की रैंकिंग कैटेगरीज। जो NIRF है वो रैंकिंग जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में देता है। तो ओवरऑल, एक तो ओवरऑल रैंकिंग होगी, फिर उसके बाद डिसिप्लिन स्पेसिफिक होगी। राइट। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में दिया जाएगा, मैनेजमेंट में, मेडिकल में, फार्मेसी में, डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं या लॉ कॉलेजेस जो हैं, यूनिवर्सिटीज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। क्लियर। तो बढ़ते हैं, आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है द लेटेस्ट NIRF रैंकिंग्स 2025। 2025 में जो NIRF रैंकिंग्स हैं, अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो IIT मद्रास जो है उसने टॉप पोजीशन सिक्योर की है। ठीक है, IIT मद्रास। सेकंड नंबर पर है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और तीसरे नंबर पर है IIT बॉम्बे। ठीक है, IISc बेंगलुरु जो है भारत का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और सबसे पुराना प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। यहां मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि IISc जो है वो किस वर्ष स्थापित हुआ था। इसको मैसेज बॉक्स में जरूर डालें। डन। सेकंड, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जितने भी IITs हैं उन्होंने डोमिनेट किया है, और IIT मद्रास वो जो इंजीनियरिंग की फील्ड में है वो भी नंबर 1 है, ओवरऑल भी नंबर 1 है और इंजीनियरिंग की फील्ड में भी नंबर 1 है। वहीं अगर हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज की, तो IISc बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इंडिया का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट रिसर्च में और इंडिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है ये बेंगलुरु में है। तो टॉप यूनिवर्सिटीज में IISc बेंगलुरु जो है वो नंबर 1 पे है। वहीं JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर 2 पे है, और मणिपाल एकेडमी जो है ये हायर एजुकेशन में 3rd नंबर पे है। वहीं हम कॉलेजेस की बात करें, हिंदू कॉलेज इन दिल्ली, हिंदू कॉलेज इन दिल्ली लीड्स द टॉप पोजीशन इन इंडिया, यानी हिंदू कॉलेज जो है वो भारत में नंबर 1 कॉलेज है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट रैंकिंग है, और अगर किसी भी स्टूडेंट को अपने करियर के बारे में डिसाइड करना है तो मेरी सभी को ये एडवाइस है, सबसे पहले NIRF रैंकिंग देखें। किसी भी इंस्टीट्यूट से MBA कर लेना, किसी भी इंस्टीट्यूट से BTech कर लेना, ये बेहद आसान है, लेकिन मेरी नजर में दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी। पैसा तो फिर भी कवर किया जा सकता है दोस्तों,
लेकिन टाइम जो गुजर गया, जो आप 3 या 4 साल लगाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। तो मेरी सभी स्टूडेंट को ये एडवाइस है, सभी पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप लेटेस्ट NIRF रैंकिंग्स जरूर देखें। क्लियर? तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त। थैंक यू वेरी मच।